इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है लूप की। द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्पीडली इज कॉल्ड लूप। लूप आर आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास तीन होते हैं। नंबर 1 सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, नंबर 2 सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये जो लूप होता है ये रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब लूप की मदद से हम कर क्या सकते हैं कि हम किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जितनी मरतबा हम चाहते हैं, मतलब कि उसको रिपीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे, चलें जी मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर IDE पर यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मेन फंक्शन को मैंने यूज़ किया यहाँ पर। ये मेन फंक्शन की बॉडी आ गई यहाँ पर। ले जी मैं लूप का यूज़ करता हूँ, फॉर लूप। तो आपके पास डिफरेंट लूप्स होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा यहाँ पर। अभी आप कोशिश करें इसको समझने की, देन हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ भी आते हैं। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होती हैं, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। इस वाले पार्ट को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर पार्ट कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि प्लस प्लस है तो इसको हम इंक्रीमेंट पार्ट कहेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन होती है, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं, यहाँ पर होती है। और यहाँ पर ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, राइट। अब यहाँ पर हम फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड की जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब इससे होगा क्या, आपको एक आइडिया हो जाएगा इसको देखकर। वाइड में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मेन फंक्शन में जो रिटर्न होना चाहिए वो इंट होना चाहिए। वैसे वॉइड हम इसलिए यूज़ करते हैं जब मेन फंक्शन की बॉडी में कुछ भी रिटर्न ना हो रहा हो तो हम वॉइड यूज़ करते हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा इसलिए वॉइड यूज़ किया था, लेकिन कोई मसला आ रहा है सो हम इंट यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इंट, तो जाहिर सी बात है इसको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, तो एंड पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न 0। अब ये 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस इंट का मतलब ये है यहाँ पर कि जब मेन फंक्शन की ये जो है ना रिटर्न टाइप ये इंट रख दी है। अब एंड पर जैसे ये कंप्लीट होगा, एंड पर ये 0 रिटर्न कर दिया जाएगा इस मेन फंक्शन को। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। सोर्स फाइल इज़ नॉट कंपाइल्ड, ओके। अगेन इसे यहाँ पर आके कंपाइल एंड रन पर क्लिक किया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर गौर करें कि प्रोग्राम 30.h के नाम से फाइल को सेव कर दिया गया है। हालांकि क्या सेव करना चाहिए था, प्रोग्राम 30.c के नाम से, एक्सटेंशन .c होनी चाहिए। तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये गलती मुझे लग रही है, सो इसे मैं .c के साथ सेव करता हूँ। यहाँ पर आप एक्सटेंशन दे सकते हैं प्रोग्राम 30.c। इसे अब कंपाइल एंड रन करते हैं। अब ये कंपाइल एंड रन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान आगे से प्रिंट होता जा रहा है, स्क्रीन पर शो होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। जो पहले एरर आई थी, जाहिर सी बात है वो वॉइड के हवाले से, उसको भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं, क्या पता कि वो भी अब ना आए। तो वॉइड का मतलब ये होता है कि जब एंड पर आप कुछ नहीं ना रिटर्न कर रहे होते तो आप यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड यूज़ करें। लेट्स सी कि क्या होता है जी। ओके, अब कोई मसला नहीं है। वही बात थी कि वो हेडर फाइल का मसला था कि मतलब कि मैंने .c दे दिया था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पहले .h दे दिया था, जिसका मतलब ये था कि ये फाइल हेडर फाइल बन गई हुई थी। तो मुझे आपने याद रखना है कि जब भी आपने प्रोग्राम को सेव करना है उसकी एंड पर एक्सटेंशन क्या रखनी है, .c। ओके जी, अब वॉइड यूज़ करने से कोई मसला नहीं आ रहा क्योंकि एंड पर हम कुछ भी रिटर्न नहीं ना कर रहे, तो मेन फंक्शन की आपने रिटर्न टाइप वॉइड रख लें, कोई मसला नहीं है इसमें।
अब देखें यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, जैसे पाकिस्तान आप प्रिंट कर लें तो उसके बाद आपने न्यू लाइन को भी इंसर्ट करना है। तो सो मैं न्यू लाइन के लिए \n का एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैंने कंपाइलर रन किया, आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स पाकिस्तान आ चुका है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या भला, मैंने आपको एक मरतबा फिर से यहाँ पर चेक कराता हूँ। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर आई में अभी क्या है 1, इसको इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कहते हैं। आई में अभी 1 है और यहाँ पर कंडीशन चेक की गई कि 1 लेस देन और इक्वल टू 10 के है, कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये मुकम्मल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और इसमें प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ गया जी पाकिस्तान, यहाँ पर न्यू लाइन है \n, मतलब कि न्यू लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है \n। तो यहाँ से हम यहाँ पर न्यू लाइन पर आ गए। फिर से यहाँ से जैसे कंट्रोल निकल के कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, राइट। तो इंक्रीमेंट क्या करता है, एक वैल्यू को प्लस कर देता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर नहीं आएंगे, अब यहाँ पर आ जाएंगे दोबारा कंडीशन पर। 2 लेस देन और इक्वल टू 10 के है, तो कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर। तो ये वाला ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसमें एक ही स्टेटमेंट है, अभी आप जितनी चाहें उतनी स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ पाकिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। फिर से न्यू लाइन और यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है जी, सॉरी कंट्रोल कह रहा हूँ, यहाँ से कर्सर यहाँ पर न्यू लाइन पर आ जाएगा। फिर से यहाँ से कंट्रोल सीधा जाएगा यहाँ पर। अब आई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी 3। यहाँ पर यहाँ से कंट्रोल अब यहाँ पर आ जाएगा कि 3 लेस देन इक्वल टू है 10 के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 लेस देन होता है 10 के। तो ये वाला पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से ये यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। फिर से यहाँ से जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये इसी तरह से चलता जाएगा और एंड पर यहाँ पर लेट से 10 हो गया वैल्यू। अब आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान आ गया। अब जैसे कंट्रोल कंप्लीट होना है, यहाँ पर आई के पास जाना है, तो आई की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है 10 टाइम्स। आई की वैल्यू हो जाएगी 11। यहाँ पर चेक किया जाएगा 11 लेस देन और इक्वल टू 10 के हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ से होता हुआ कंट्रोल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब लूप से क्या हुआ कि एक सिंगल स्टेटमेंट को मैंने कितनी मरतबा रिपीट करवाया, 10 टाइम्स मैंने रिपीट करवाया, राइट। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ये लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने सिंगल एक स्टेटमेंट यूज़ किया, तो आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंट एफ की एक और स्टेटमेंट में यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हो गई हैं, राइट। इस तरह आप कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करके और कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस ब्लॉक में। यहाँ पर आप 2 स्टेटमेंट्स हो गई हैं। इसी तरह से आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, वो उतनी मरतबा ही रिपीट होंगी जितनी मरतबा ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी और ये ब्लॉक उतनी मरतबा ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली इज कॉल्ड लूप, ठीक है। ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिससे हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लूप कहते हैं या रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा भी था इससे पहले वाले चैप्टर में कि एक होता है रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो उसी को हम लूप भी कहते हैं उस कंट्रोल स्ट्रक्चर को। तो लूप का दूसरा नाम क्या है, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और पहले भी मैंने बताया रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी, बल्कि यही आ जाता है वो, ठीक है। रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कह लें या रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कह लें, एक ही बात है।
तो आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीट करना किसी चीज़ का। तो रिपीटेटिव का तो आपको देख के पता चल रहा है किसी चीज़ को रिपीट करना। अब लूप का मकसद क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहली बात कि आप किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है कितनी मरतबा, 10 टाइम्स। ठीक हो गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ पर पाकिस्तान वेलकम पाकिस्तान आता जा रहा है आगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर न्यू लाइन लगा दूँ तो अब आउटपुट थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे। ये देखें जी, पाकिस्तान पहले, फिर न्यू लाइन के बाद वेलकम, फिर से न्यू लाइन आ गई, फिर से यहाँ से दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, फिर से वेलकम। मतलब कि अब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया ना, नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो, 945 टाइम्स ये रिपीट हो, तो लें जी मैं ऐसे कंपाइलर रन करता हूँ। ये देखें एग्जीक्यूट हो रहा है, ये 945 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, पहले पाकिस्तान फिर वेलकम। ये 2 जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स 945 टाइम्स रिपीट हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं जी इसकी तरफ। सेकंड पर्पस क्या है लूप का, दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर a loop can be used to display a sequence of numbers from the 1 to 100 कि हम 1 से 100 तक एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं, नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। वो कैसे देखिएगा कि अब यहाँ पर मुझे पता है, मैंने एग्जांपल के मुताबिक चलते हैं कि हमने 100 तक, 1 से लेकर 100 तक शो करना है ना, तो ये कंडीशन ट्रू करवाते हैं। तो प्रिंट एफ में मैं सिर्फ एक चीज़ को शो करवाता हूँ, वो क्या है जी, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू शो करवाने के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आई का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो कि आई है। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पर शो होगी, क्योंकि यहाँ पर %d क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आई का जो डाटा टाइप है वो इंट है। लें जी आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं, आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ या नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू 100 तक। क्लियर है। तो हुआ कुछ यूँ कि पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो आई की वैल्यू 1 शो हुई सबसे पहले, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, तो आई की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर 2 शो हो रहा है। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से ये 100 टाइम्स शो हुआ है। जैसे इसकी वैल्यू 101 हुई है, तो 101 लेस देन और इक्वल टू है 100 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है 100 के बाद। सेकंड पर्पस भी आपको लूप का क्लियर होगा, आई होप क्लियर है जी। ओके, टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं। देखें लूप्स मैंने अभी आपको पहले भी बताए थे कि हमारे पास मुख्तलिफ लूप मिलते हैं सी लैंग्वेज में। उनमें सबसे पहले है जी फॉर लूप, सेकंड है जी वाइल लूप, तीसरा है जी डू वाइल लूप। आपके कोर्स में ना इस बुक में सिर्फ फॉर लूप है, तो वाइल लूप, डू वाइल लूप भी आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको इल्म की जस्तजू इस यूट्यूब चैनल पर आपको इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, फॉर लूप की भी, वाइल लूप की भी और डू वाइल लूप की भी, अगर आप सर्च करें तो। ठीक है, आप इल्म की जस्तजू वाले यूट्यूब चैनल पर जाएं ना, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं ना, सी लैंग्वेज वाली एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आई होप आपको मिल जाएगी ये वाइल लूप की वीडियो और डू वाइल लूप की वीडियो। तो फॉर लूप को तो मैंने अभी आपको बता दिया कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले फॉर लिखते हैं, फिर उसकी ब्रैकेट्स डालते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है, फिर उसके बाद कंडीशन या एक्सप्रेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप कह लें कंडीशन आ गई और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट आता है, तो मैंने इंक्रीमेंट का यूज़ किया और ये आपका फॉर लूप की बॉडी आ गई इधर। क्लियर। ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ फॉर लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल, कि फॉर लूप क्या होता है, इसकी वर्किंग एग्जांपल के साथ बताएं। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स
फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। जाहिर सी बात है हम फॉर लूप के ज़रिए किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, मोड स्टेटमेंट्स मतलब कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कि कितनी मरतबा वो रिपीट होंगी। आपको बताया भी है ना, ये कितनी मरतबा रिपीट होगी, 100 टाइम्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स से मुराद यहाँ पर 100 टाइम्स है। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। लूप्स के अगर टाइप्स में बात की जाए तो फॉर लूप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है वाइल लूप और डू वाइल लूप की निस्बत मैं ये समझता हूँ। दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप इन द प्रोग्राम्स। और यही वजह है कि क्यों हम फॉर लूप को प्रोग्राम्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल समझा जाता है। सिंटेक्स की अगर बात करें तो फॉर पहले की वर्ड फॉर एक की वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड्स गाढ़े हो जाते हैं ना, बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो लफ्ज़ गाढ़े होते हैं उनको बोल्ड कहते हैं। तो जो लफ्ज़ इस तरह से बोल्ड हो जाते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। ठीक हो गया ना। तो फॉर पहले की एक कीवर्ड यूज़ करना है फॉर, फिर ब्रैकेट्स डालनी है, फिर इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट लिखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या देना है, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, फिर सेमीकोलन, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट, यहाँ डिक्रीमेंट। तो मैंने कौन सा यूज़ किया इधर, इंक्रीमेंट। आप डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लूप की बॉडी आ जाती है, ये क्लियर। और लूप की बॉडी में आप कोई एक स्टेटमेंट भी रख सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने एक स्टेटमेंट रखी है। आप सेट ऑफ स्टेटमेंट या मोड स्टेटमेंट्स भी आप रख सकते हैं, जितनी आप स्टेटमेंट्स चाहते हैं इसमें रख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। आगे मज़ीद अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के इसको समझ के आप अपनी वर्डिंग में लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखना सही है आपने। आगे आ जाए जी, वर्किंग ऑफ द फॉर लूप। इसको आप खुद रीड करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पहले समझा दिया कि ये फॉर लूप किस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको, अगर आपने अच्छे से वो समझ लिया ना, तो आपको ये पढ़ेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो कोई इतना इशू नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने देखा है कोई इतने कोई लूप फ्लो चार्ट वगैरह नहीं आते। लूप लाजमी रेडी करना है आपने। ठीक है, इसकी वर्किंग लाजमी रेडी करें, इसका सिंटैक्स लाजमी रेडी करें, और एटलीस्ट एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लाजमी उसके साथ ना एग्ज़ाम में लिख कर आएँ। ठीक है, ताकि आप पता चले जी आपको ये फॉर लूप का यूज़ करना भी आता है। तो फ्लो चार्ट में भी नेक्स्ट टाइम ना आ जाए, लेकिन इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और इसकी वर्किंग और इसके साथ में एक एग्जाम्पल की तरफ आए तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि n एक वेरिएबल लिया है उसने n, मैंने यहाँ पर क्या लिया i। तो आप i की जगह n भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं ना वेरिएबल। आपको पहले बताया कि वेरिएबल लेते कैसे हैं। n दिया उसने और n लेस देन इक्वल टू 3 रखा है। यहाँ पर मैंने क्या रखा है, 100 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँगा तो ये 3 टाइम बुला के एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जी मैं यहाँ पर इसको कंपाइलर रन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 और 3 बस शो हो रहा है, क्योंकि ये जैसे इसने यहाँ पर 4 होना है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जानी है और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना और वैल्यू डिस्प्ले नहीं होनी। यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना, फिर बाद में बाहर निकल के। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो आप पाकिस्तान लिख दें इसकी जगह। पहले भी आपको बताया है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये आप देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते जी, आपने क्या करना है जी, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें डिस्प्ले करना है नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक ऑन द स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को आपने डिस्प्ले करना है। वेरी सिंपल। 1 यहाँ पर रखा है, 10 तक कंडीशन ट्रू करवानी है तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर हम वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हम i की वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं, क्योंकि i की वैल्यू इंक्रीज़ होनी है 1 बाय 1। तो यहाँ पर मैं i की वैल्यू के लिए i का वेरिएबल लिख देता हूँ। जैसे मैं इसे कंपाइलर रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है। न्यू लाइन भी ऐड की है तो इसलिए हर मरतबा न्यू लाइन पर आ रहा है, जबकि हम यहाँ पर अगर आएँ तो यहाँ पर वो एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि इसने न्यू लाइन यहाँ पर ऐड की। तो मैं इस न्यू लाइन को हटा देता हूँ, तो आप देखिएगा ये एक ही लाइन में आएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 to 10 तक आ रहे हैं। क्लियर है। अगर बीच में आप स्पेसिस चाहते हैं तो उसके लिए एक स्किप सीक्वेंस आपको याद होगा \t, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें 1, फिर टैब की स्पेसिस आ रही हैं, फिर नेक्स्ट टाइम 2 आ रहा है,
फिर उसके बाद टैब की स्पेसिस आ रही हैं। आपको पता होगा कि अब ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियोस में कुछ प्रोग्राम्स को कवर करेंगे। कोशिश तो यही होगी कि ज़्यादा कि ये जो नेक्स्ट वीडियो में कौन से प्रोग्राम्स को कवर किया जाए जिन पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। दूसरे प्रोग्राम्स को आप खुद ट्राई करें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो मे भी अगर टाइम मिला तो उनको भी कवर कर देंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर लिखा हुआ है VI, तो उन प्रोग्राम्स को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाजमी कवर कर दिया जाए। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये लूप क्या होता है और लूप वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, कि जो ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है या रिपीटली एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर या रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर या आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, या उसको हम सिंपली लूप भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो लूप क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने कम से कम इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज भी करना है ताकि आप लिख भी सकें। इसका पर्पस को भी अच्छे तरीके से लर्न करना है। अगर आपको डेफिनेशन की समझ आ गई है ना कि लूप क्या करता है, कि ये एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटली एग्जीक्यूट करता है, तो उसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर अगर आपको ये मुश्किल हो रही है ना, कंट्रोल स्ट्रक्चर, द कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो आप ये ना लिखें, आप सिंपली लिख लें द लूप एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली, बस इधर तक लिख लें। कंट्रोल स्ट्रक्चर काट दें, यहाँ पर लिख लें द लूप, डैट भी काट दें, द लूप एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली, बस इधर तक काट लें। तो लूप्स आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, और ये लाइन कर लें आप। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखें लेकिन लिखें सही आप। ये इसका पर्पस लाजमी करें। पर्पस में सिंपल सी चीज़ें बताई हुई हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ लूप्स भी याद रखना है। फॉर लूप आपको बता दिया मैंने, वाइल लूप, डू वाइल लूप। इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सी लैंग्वेज वाली, तो उसमें देख लें, तलाश कर लें कि वाइल लूप और डू वाइल लूप कहाँ पर है, और वहाँ से जाके आप देख लें और इसको लर्न कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है उस हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद की जा सके। और अगर आपने अभी तक इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको कम से कम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख लें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। जाहिर सी बात है, अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप होपफुली लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।